अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद दयाल बलोच और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। बिलाहिर वही हुआ जिसका डर था और पाकिस्तान में एक बार फिर कोरोना वायरस सर उठाने के लिए तैयार है। हम बारहा इस पे ये कह चुके कि हुकूमती मामलात और हुकूमती इक़दामात इस हवाले से नाकाफी नजर आ रहे हैं, लेकिन किसी के सर पर जूं तक नहीं रेंगती। बदकिस्मती से आज ही कराची में कोरोना वायरस के 5 से 6 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और वो कोरोना वायरस की किस्म ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट बताया जा रहा है। अब बात यह है कि हमने इस हवाले से बारहा ये कहा, हुकूमती ओहदेदारों को भी कहा, सवाल भी पूछे और जानने की कोशिश की कि क्या हम 2020 की तरह चाइना के अंदर कोरोना वायरस को फैलते देखकर खुश होते रहेंगे या हम अपने तौर पे अमली तौर पे कुछ इक़दामात भी करेंगे जिससे पाकिस्तान में कोरोना की अफजाइश को रोका जा सके। लेकिन बदकिस्मती से जब पानी सर से गुजर जाता है तो कानून हरकत में आ जाता है, हुकूमतें हरकत में आ जाती हैं और यही इस दफा भी हुआ कि आज के दिन जब ये 5 से 6 कोरोना केसेस कराची में रिपोर्ट हुए हैं तो उसके बाद वजीर आजम साहिब ने हदायत जारी की हैं कि इस हवाले से स्क्रीनिंग को मजीद बेहतर बनाया जाए, जबकि ये केसेस अगर वहां पे जहां पे एयरपोर्ट से मुसाफिर दूसरे ममालिक से पाकिस्तान आते हैं, अगर उन पे खास स्क्रीनिंग का अमल होता तो शायद ये कोरोना वायरस पाकिस्तान में ना आता। और बहसीयत मुसलमान मैं ये कहना लाजमी समझता हूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही कानून था कि अगर किसी जगह पे वबा फैल जाए तो वहां के लोग बाहर ना जाएं और बाहर के लोग वहां ना आए। और यहाँ पे भी यही हुआ, माजी में भी यही हुआ कि यहाँ पे लोग आमदोरफ्त के हवाले से जो है वो मामलात को नहीं समझ पाए और फिर यहाँ पे भी फैल गया, हजारों जानें चली गई। आज भी यही हो रहा है कि आमदोरफ्त जब मुकम्मल तौर पे पाबंदी होनी चाहिए थी स्क्रीनिंग के हवाले से, करंतना के हवाले से, अब वहां पे मामला खराब हुए और पाकिस्तान फिर एक दफा कोरोना की लपेट में जाने जा रहा है। अब अल्लाह ना करे कि ऐसा हो कि पाकिस्तान में माजी की तरह ऐसे ही हालात पैदा हो, लेकिन अगर अब भी ऐसे होता है तो अब तफ्तान बॉर्डर नहीं है, अब वो सूरत हाल नहीं है कि पहली दफा कोई चीज आ रही है पाकिस्तान में, तो इसकी मुकम्मल जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत पर आयद होगी, जो कि इस वक्त तीनों एयरपोर्ट जो कि लाहौर एयरपोर्ट, इस्लामाबाद एयरपोर्ट और कराची एयरपोर्ट के हवाले से उसे आउटसोर्स करने के हवाले से जो है वो कोशिशें कर रहे हैं और उसमें हमसाया ममालिक को यानी कि सऊदी अरब, कतर को दावतें दे रहे हैं कि वो इस पे अपनी प्रपोजल्स हैं, यानी कि उससे आप लाहौर, कराची और इस्लामाबाद के जो एयरपोर्ट्स होंगे वहां पे हमारे जो सफारती रहनुमा होंगे वो भी बिला झिझक नहीं जा सकेंगे, उनको भी कुछ SOPs का ख्याल रखना पड़ेगा, चंद मामलात को ज़ेरे गोल लाना पड़ेगा। ऑल्दो के जो आएंगे उससे मतलब अब वो क्या करते हैं वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अब मामला यह है कि उसे 300 मिलियन सालाना के हवाले से देखा जा रहा है जी कि एक एयरपोर्ट से हमारी कमाई होगी। तो इस वजह से इन तीनों एयरपोर्ट्स को जो है आउटसोर्स करने के हवाले से बात हुई। इसी मामले पे ख्वाजा रफीक ने हाल ही में वजीर आजम में के साथ एक काबीना में इजलास में बात करते हुए ये कहा था कि ये दुनिया में पहली दफा नहीं होने जा रहा, इससे पहले भी मामलात होते रहे। तो हमने इस पे आपको ये खबर दी थी काफी अरसा पहले कि पाकिस्तान में जो PIA है, पाकिस्तान की अपनी एयरलाइन पाकिस्तान एयरलाइन, तो वो जो है वो कतर को सेल कर दी गई है और उसको कतर एयरलाइन ने ही खरीदा है। तो इस हवाले से अभी जो मामलात हैं वो इंशाल्लाह जल्द अज जल्द जो है वो सामने खुद आ जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि हम खुद ताई यानी कि हमारी हुकूमतें इस एक मामले को संजीदा लेती ही नहीं कि अगर खुद एक मतलब आप एक सिंपल सी मिसाल है ना कि अगर आप एक कारोबार के ऊपर बैठ के उसे दिन रात देखेंगे तो जारी बात है वो ज्यादा मुनाफा बख्श होगा, बसीयत इसके कि आप उस पर कितना ही कोई ईमानदार बंदा है या कोई मतलब उस पर आपको किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लें या उसे ठेके पे दे दें तो उसने आपको लगी बगी रकम देनी है, और जो अगर आप खुद मेहनत करते हैं तो उसमें आपको मुनाफा ज्यादा हो सकता है। और उन्होंने भी तो 300 मिलियन अगर सालाना हमें देने हैं तो वो भी उन्होंने कमा के ही देने हैं, पल्ले से डाल के तो देने नहीं।
لیکن ہمارے پاس چونکہ ایسی اخلاقی جرت ہی نہیں ہے اور ہمارے پاس ایسے معاملات ہی نہیں ہیں، تو ہم اسے اس لیے جناب آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ ہیں تو بنام مسلمان، لیکن ہے ایسی بات کوئی نہیں۔ تو خیر جی، آخری بات جو ہے وہ بلاول بھٹو صاحب نے آج سارے جو ہے نا جی وہ ریکارڈ توڑ دیے ہیں، اور جو پیپلز پارٹی اس وقت ایم کیو ایم سے معاملات طے کرتے ہوئے سنجیدگی سے معاملات کو طے کرنے کی خواہش رکھتی ہے، وہاں پہ بلاول بھٹو صاحب جو کہ پیپلز پارٹی کے ہیں اور پیپلز پارٹی کے وائس چیئرمین بھی ہیں، تو وہ بیسیکلی اب عمران خان صاحب پہ چونکہ پہلے ان پہ ذاتی حیثیت پہ بہت زیادہ گند اچھالا جا چکا، ان نے توشہانہ میں بھی انہیں غلط قرار دینے کی بھرپور کوشش کی جا چکی، اب ان پہ ایک اور الزام جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے، اور وہ یہ کہ انہوں نے طالبان کی حمایت کی، طالبان کو کے پی کے سے بھتے اکٹھے کر کے طالبان کو دیے اور طالبان کو یہاں پہ محفوظ پناہ گاہیں دیں۔ تو یہ میرا خیال میں کہ یہ بغیر ثبوت کے ہی الزامات، اور یہ اگر خان صاحب تو ماضی میں یہی کہتے تھے نا کہ جس کی وجہ سے خان صاحب کو طالبان خان کے نام سے بھی مشروط کیا جاتا تھا، جانا جاتا تھا، تو بیسیکلی وہ ایک پیسفل انوائرمنٹ چاہتے تھے یا جو بھی کچھ چاہتے تھے۔ اگر اس کے حوالے سے آپ کے پاس بھی کوئی ٹھوس شواہد ہیں تو آپ اگر گندی آڈیوز ویڈیوز لیک کر سکتے ہیں تو آپ ٹھوس شواہد بھی لیک کریں، ہم بھی عمران خان کو جو ہے وہ کریٹیسائز کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی شواہد کو سامنے رکھیں۔ تو بغیر شواہد کے آپ کسی کی مطلب حب الوطنی پہ سوالات اٹھا دیں یا ایسے کوئی سوالات اٹھا دیں جس سے مطلب جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ انتہائی سنجیدہ ہو جائیں، اور وہ معاملات بھی انتہائی سنجیدہ نوعیت کے ہوں، تو ایسے بیانات وزیر خارجہ کو کم از کم زیب نہیں دیتے، اور انہیں چاہیے کہ وہ یا تو پھر اس پہ اب ثبوت پیش کریں یا پھر وہ خود تائیں اس پہ معافی مانگے، تاکہ یہ ایک تاثر نہ جائے کہ بھی پاکستان میں رہنے والے لیڈر جیسے کہ نواز شریف پہ جو ہے وہ کسی دور میں جو ہے نا جی وہ ہندوستان کی حمایت کا الزام لگ گیا تھا لیکن ثابت نہیں ہو سکا، اب یہاں پہ الزامات تو لگ جاتے ہیں، ثبوت نہیں سامنے آتے، جو کہ انتہائی غلط بات ہے۔ اس اہم ویلاگ سے احمد ریاض بلوچ کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔